नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जगत पादप एवं जगत जंतु के भाग 5 में। इस भाग में हम एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर के नाम बना है। एक होता है हमारा एंजियोन। एंजियोन का मतलब होता है ढका हुआ या आवृत, और दूसरा शब्द आता है आपका स्पर्मा यानी बीज। अर्थात ये यहाँ पर जो पाई जाने वाली संरचनाएं रहती है, इसके अंदर बीज के चारों तरफ बीजावरण पाया जाता है। आपने देखा होगा मूंगफली के चारों तरफ एक लाल या गुलाबी छिलका पाया जाता है, चने के चारों तरफ उसका बीजावरण पाया जाता है गहरे भूरे रंग का। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के जो बीज पाए जाते हैं आवर्तबीजी के, उसके चारों तरफ बीजावरण पाया जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जब बीजांड होता है उसके चारों तरफ यदि अंडाशयी भित्ति उपस्थित है तो फिर वो आपके आवृत श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये पुष्पीय पादप होते हैं क्योंकि इसमें सुविकसित पुष्पों का निर्माण होता है। दूसरा, इसमें परागकण और बीजांड विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होते हैं। अर्थात यहाँ पर परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद बनाता है, जबकि बीजांड जो रहता है वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत रहते हैं, जबकि यहाँ पर आवृत रहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। यह पादपों का सबसे बड़ा समूह है और वर्तमान में ये डोमिनेट कर रहा है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों की बात करें तो सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्मदर्शी भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक पादप आता है जिसका नाम है वोल्फिया। वोल्फिया को विश्व का सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप माना जाता है, जो कुछ मिलीमीटर आकार का होता है। जबकि सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जो पौधा आता है आपका आवर्त बीजों में, वो यूकेलिप्टस होता है, जिसको हम सफेदा के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कह सकते हैं कि हमारा जो आवर्तबीजी पादपों का समूह होता है ये एक बड़ा डाइवर्स समूह है। अर्थात यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा पौधा वोल्फिया पाया जाता है तो विश्व का सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो आवर्तबीजी होते हैं वो आवर्तबीजी का नाम जो पड़ा है बीजों के आवरण के कारण पड़ा है। इनमें भोजन, चारा, ईंधन और औषधियां प्राप्त होती है। अर्थात ये जो एंजियोस्पर्म का समूह होता है ये हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। इसके लिए पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, इससे ईंधन प्राप्त होता है, बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात अगर आपके जो आवर्तबीजी समूह है इसके दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग को हम कहते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसे वनस्पतियों का समूह जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं डाइकॉट या द्विबीजपत्री कहलाते हैं, और ऐसे वनस्पति या एंजियोस्पर्म जिसके बीजों में एक ही बीज पत्र पाया जाता है वो मोनोकोट या एक बीजपत्री के नाम से जाना जाता है। जहां तक हम द्विबीजपत्री पौधे की बात करें तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं और इनके अंदर पत्तियां जो पाई जाती है उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। जालिका रूपी सिरा विन्यास को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक पत्ती है, ये आपके पर्ण के अंदर जाल बना हुआ है, ये जालिका रूपी विन्यास कहलाता है। और पुष्पों में जो उसके संरचनाएं पाई जाती है, एसेसरी और कंपल्सरी अंग जो भाग पाए जाते हैं, उनकी संख्या 4 है, 3 है, 5 है, कुछ भी पाई जा सकती है। यदि किसी पुष्प में 4 या 4 के गुणज के अंदर संरचनाएं पाई जाती है तो उसे हम चतुर्थयी या चतुष्टयी संरचनाएं कहते हैं। और पंचतयी के अंदर क्या होता है, 5 के गुणज में पाई जाती है। जैसे चतुर्थयी का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका सरसों, और पंचतयी का सबसे अच्छा उदाहरण आता है आपका गुड़हल। ये ऐसे उदाहरण है जहां पर इनकी संख्या 4 और 5 के रूप में आप समझ सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो एक बीजपत्री पौधों की पहचान करना बड़ा आसान है। जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है ना, खजूर है, इनके अंदर एक ही बीज पत्र पाया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं तो पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगर आप मान लीजिए गेहूं की पत्ती को आप देखते हैं तो इस प्रकार की पर्ण पाई जाती है और इसके अंदर आपके समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अर्थात सिराएं जो रहती है परस्पर समानांतर रहती है।
और ये सामान्यतया एक बीजपत्री जो होते हैं ये त्रितयी होते हैं। त्रितयी का मतलब होता है जिसमें पुष्पों की जो संरचनाएं पाई जाती है 3 या 3 के गुणज में पाई जाती है। जैसे गेहूं के अंदर आप देख सकते हो 3-3 के गुणज में संरचनाएं मिलेगी। जनन क्रिया की बात करें तो ये सुस्पष्ट रूप से लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। पुष्प में नर लैंगिक पुंकेसर पाया जाता है। जहां तक अपन बात करते हैं जनन क्रिया में तो मादा जननांग और नर जननांग दोनों ही एक विशेष संरचना में समाहित रहते हैं जिसको पुष्प के नाम से जाना जाता है। पुष्प एक रूपांतरित संगनित प्ररोह है जो पौधों में जननांगों का कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना मैं आपको बता देता हूँ। ये केंद्रीय भाग में जो संरचना पाई जाती है उसको हम जायांग कहते हैं या स्त्री केसर। इसके चारों तरफ पुंकेसरों का समूह पाया जाता है जो पुमंग के नाम से जाना जाता है। इसके चारों तरफ रंग बिरंगे जो है दल पुंज पाए जाते हैं और यहाँ बाहर छोटी छोटी हरी हरी सी पंखुड़ियाँ पाई जाती है जिसे हम बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। ये आपका दल पुंज है, ये आपका बाह्य दल पुंज है, ये आपका पुमंग है और ये आपके जायांग है। किसी भी प्रारूपिक पुष्प की संरचना के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो यहाँ पर एक जनन अंगों को धारण करने का कार्य करते हैं। पुमंग और जायांग को अनिवार्य जनन चक्र कहते हैं या अनिवार्य पुष्प चक्र कहते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति आवश्यक है, जबकि दल पुंज और बाह्य दल पुंज को सहायक की श्रेणी में रखा जाता है। सहायक की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष जनन में योगदान नहीं है, इनका अप्रत्यक्ष योगदान होता है। जहां तक जायांग की बात अपन करें तो जायांग जो होता है जिसको स्त्री केसर कहते हैं उसके 3 प्रमुख भाग रहते हैं। इसका शीर्ष भाग जो रहता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसकी मध्य की भाग जो होती है लंबी नलिका नुमा संरचना इसको वर्तिका कहते हैं और यहाँ पर जो फूला हुआ भाग रहता है इसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो बताइए विद्यार्थियों, आवर्तबीजी पादपों में पुष्प जो पाया जाता है उस पुष्प के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा आता है आपका अंडाशय। इसी प्रकार से अगर हम किसी आवर्तबीजी पादप के पुष्प में नर जननांग की बात अपन करें तो नर जननांगों की एकल इकाई को पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर की संरचना इस प्रकार की आप देख सकते हो, ये पराग कोश कहलाते हैं और यहाँ पर एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पुतंतु कहते हैं। ये पुतंतु है, ये पराग कोश है और 2 पराग कोशों को परस्पर जोड़ने के लिए एक बंध्य उत्तक पाया जाता है। ये बंध्य उत्तक योजी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपके किसी भी प्रारूपिक पुष्प की संरचना में जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं उसकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसी प्रकार वर्तिकाग्र की अपन बात करते हैं तो स्त्री केसर के शीर्ष भाग उपस्थित रहता है जिसको अपन वर्तिकाग्र कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है जो आगे विभाजित होकर के, जैसा मैंने बताया था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे विभाजित होकर के आपके 4 कोशिकाएं बनाती है। उन 4 कोशिकाओं में से 3 का विघटन हो जाता है। 3 के विघटन के फलस्वरूप एक सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बचती है जिसमें 3 बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं वाली एक संरचना बनती है और 8 केंद्रकों वाली जो संरचना बनती है उसमें से 3 केंद्रक जो रहते हैं वो आपके बीजांड द्वार की तरफ रह जाते हैं और 3 कोशिकाएं बना लेते हैं। 3 केंद्रक आपके जो चलाजा होता है उसकी तरफ रह जाते हैं। 2 केंद्रक केंद्रीय भाग में आ जाते हैं। यहाँ पर ये एक कोशिका यहाँ बन गई और 3 दोनों तरफ हो गई, 3 और 3 और 1 7, अर्थात यहाँ पर 3 + 1 + 3 सेल्स पाई जाती है और इस बीच वाली में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको सप्त कोशिकीय और अष्ट केंद्र की संरचना के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी भी आवर्तबीजी पादप का जो प्रारूपिक बीजांड होता है उसके अंदर जो भ्रूण कोश पाया जाता है उस भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 3 क्रमिक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप निर्मित 8 केंद्रकों के द्वारा होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपकी दोनों कोशिकाएं थी, जो कोशिकाएं आपके बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में पाई जाती है
ये मान लीजिए आपका बीजांड द्वार है, इसको हमने कह दिया बीजांड द्वार। इसको अपन कहते हैं एंटीपोडल सेल कोशिका, और बीच वाली जो होती है इसको हम ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सामान्य सी जो बीजांड की संरचना है, उसमें बीजांड की संरचना अगर आपको बनानी है तो इसके चारों तरफ इस प्रकार का रूप दे दीजिए, ये बीजांड हो जाएगा। और अगर इसको हटा देते हैं तो भ्रूण कोश बन जाता है। भ्रूण कोश ही जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करता है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पराग कण होते हैं उसका स्थानांतरण देखो, ये हमारा मादा जननांग है, ये हमारा पुंकेसर है। पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। परागण के फलस्वरूप जो है ये पराग कण यहाँ पहुंच जाते हैं, जो यहाँ पराग नलिका का निर्माण करेंगे और पराग नलिका आगे भ्रूण कोश की तरफ वृद्धि करने लगती है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते हैं आवर्तबीजी पादपों में जो प्रजनन होता है वो प्रजनन आपका सुविकसित लैंगिक प्रजनन होता है। यद्यपि इसकी जो विस्तृत संरचना का वर्णन और क्रियाविधि जो होती है उसका वर्णन करने के लिए एक अलग से अध्याय दिया गया है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो निषेचन होता है वो आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन से क्या अभिप्राय है, अर्थात यहाँ पर जो पराग नलिका बनती है उसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। उनमें से आपके दो नर युग्मक होंगे। ये जो दो नर युग्मक है, एक आपकी अंड कोशिका के साथ में मिलकर के प्रथम निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनाता है, जो आगे जाकर के भ्रूण बनाता है, बीज में पाया जाता है। जबकि ये फर्स्ट आपका निषेचन हो गया। सेकंड जो निषेचन होता है उसमें एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका में उपस्थित दो केंद्रकों के साथ में संलयित होकर के तीन केंद्रकों का संलयन प्रदर्शित करता है। इसको त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। अर्थात आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन किसे कहते हैं कि निषेचन का दो बार पाया जाना द्विनिषेचन कहलाता है, और द्वितीय निषेचन के फलस्वरूप तीन केंद्रकों का परस्पर संलयन होता है, इसीलिए इसको त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपके जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं, इन आवर्तबीजी पादपों का एक जीवन चक्र समझाया गया है। यहाँ पर ये पूर्ण आपका बीजाणुद्भिद पादप है। इस पादप के अंदर आगे जा करके पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के अंदर मादा जननांग और नर जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग जो होता है उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये लघु बीजाणु आगे विकसित होकर के पराग कण बनाते हैं। पराग कण का जब अंकुरण होता है तो पुष्प की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा निर्मित भ्रूण कोश में अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका के साथ में दो बार निषेचन करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है। भ्रूण से बीज बनते हैं, बीज के अंकुरण से नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार एक संपूर्ण पादप का जो लैंगिक जीवन चक्र चलता है उसको इस चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपके अध्याय 3 जगत पादप एवं जगत जंतु के भाग का समापन होता है। यहाँ पर हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के प्रकार कौन कौन से हैं, एंजियोस्पर्म की आकारिकी कैसी होती है। एक संक्षिप्त में हमने एंजियोस्पर्म के अंदर ये पढ़ने का प्रयास किया कि इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आवर्तबीजी पादप जगत के सबसे विकसित वनस्पति मानी जाती है। इसी के साथ ये भाग समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।